हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4। देखिए यहाँ पर आज हम आय और रोजगार के निर्धारण के बारे में जानेंगे। देखिए ये बेसिकली इसकी जो अवधारणा है आय की और रोजगार निर्धारण की, ये आप पूर्ववर्ती अध्यायों में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करवाने का रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि इसमें पूरा मैथमेटिकल रूप से है और मैथमेटिकल रूप से मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं ये चैप्टर स्किप कर देता तो यकीन मानिए आप में से लगभग हर अभ्यर्थी का कमेंट आता कि सर आपने अध्याय चौथा क्यों नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट्स बन रहे हैं वो मैं आपके नोट करवा दूंगा और बाद बाकी चैप्टर में ये स्किप करवा दूंगा क्योंकि हमें मैथमेटिकल रूप से पढ़ने से मैं कोई यहाँ पर लाभ नहीं है, इसलिए मैं पूरा चैप्टर ये स्किप करवा दूंगा। अगर मैं ये वीडियो अगर नहीं डालता और यकीन मानिए अगर 5वें चैप्टर में बढ़ जाता तो आप लोग बार बार मुझे पंच करते, बार बार कमेंट करते कि सर आपने क्यों छुड़वा दिया। लेकिन आपके सामने जब मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तो शायद आपको यकीन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि अब तक हमने राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, ब्याज की दर इत्यादि के मूल्यों को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का हमने अन्वेषण किया कि कौन कौन से मूल्य जो है इन्हें नियंत्रित करते हैं, कौन कौन सी शक्तियां इनमें कार्य करती हैं। ठीक है, जिसके जरिए जो बाजार के मूल्य हैं या फिर कीमतें हैं ये निर्धारित होती हैं। तो वो सब हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अब यहाँ पर अगली बात कही गई है कि हम जब समष्टि अर्थशास्त्र में पहुंच जाते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ों का भी अध्ययन करना पड़ता है। जैसे यहाँ अर्थव्यवस्था में धीमी समृद्धि दर अथवा मंदी अथवा कीमत स्तर में वृद्धि या बेरोजगारी में वृद्धि आदि के क्या कारण हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है कि इन सब के बारे में, इन सभी के बारे में हम अगर एक ही समय में बताएं तो कठिन होगा। यानी ये सब परिवर्तन अलग अलग हैं। यानी यहाँ पर आर्थिक समृद्धि दर में जो वृद्धि है या फिर कमी है उसका एक मैटर अलग है, मंदी आना एक अलग बात है, कीमत स्तर में वृद्धि और या फिर बेरोजगारी इसमें एक अलग बात है। यानी कि ये सभी चीज़ों का अध्ययन आप कर चुके हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि भाई जीडीपी वाली जब आपने अवधारणा पढ़ी थी तो जीडीपी का आपने देखा था कि मान लो जीडीपी किसी राष्ट्र की सबसे ज़्यादा हाई है तो ये बात का सूचक नहीं है कि भाई उस राष्ट्र के जितने नागरिक हैं वो वहाँ पर अच्छे खासे रह रहे होंगे, उन नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आधारिक संरचना प्राप्त होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात आप जीडीपी वाले चैप्टर में जान चुके थे। यानी कि यहाँ पर कोई एक फैक्टर जो है मान लीजिए आगे बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका देश, आपका राष्ट्र जो है समृद्ध है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन सभी के स्तरों पर मूल्यांकन होना आवश्यक है। यहाँ पर वही बात कही गई है कि जब हम किसी परिवर्त विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें, परिवर्त विशेष का मतलब ये है हम किसी एक टॉपिक पर अगर हमें ध्यान केंद्रित करना है तो हमें यहाँ पर अन्य सभी परिवर्तनों के मूल्यों को स्थिर रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए हम अभी बेरोजगारी का मूल्य यहाँ पर आकलन कर रहे हैं तो बेरोजगारी का मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या, यानी हमें वहाँ पर बाजार की कीमत स्तर है, आर्थिक समृद्धि दर है, सबको निर्धारित वे में एक उसका खाका तैयार करना होगा। यानी कि सबकी कीमतें निर्धारित करनी होंगी तभी तो बेरोजगारी निकाल पाएंगे कि भाई अभी वर्तमान में ये स्थिति चल रही है जीडीपी की, यहाँ पर कीमतों की स्थिति ये चल रही है, जीडीपी ये चल रही है और रोजगार कहाँ पर जा रहा है, तभी तो आप निकाल पाएंगे। अब ये तीनों ही चीज़ें परिवर्तित होंगी, सभी चीज़ें और जो अपरिवर्तन यानी कि सभी चीज़ों में फ्लक्चुएशन होगा तो क्या आप बेरोजगारी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि यहाँ पर यह प्राय किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्रारूपी रूढ़ीकरण है जिसे सेटेरिस पार्विस की मान्यता कहते हैं। यानी कि इसमें सेटेरिस पार्विस की मान्यता में ये कहा गया है कि यहाँ पर यदि अन्य बातें समान रहें, ठीक है, मतलब ये एक सेटेरिस पार्विस की अवधारणा में ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई एक फैक्टर जो है परिवर्तनीय हो, कोई एक फैक्टर यहाँ पर परिवर्तनीय हो और बाद बाकी फैक्टर जो है वो समान रहें। ठीक है, तो ये अवधारणा इसे सेटेरिस पार्विस की अवधारणा कहती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चर्चाएं चली गई हैं, फिर उसके बाद पूरा मैथमेटिकल रूप से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर इसमें। अब देखिए यहाँ पर आप पहला पॉइंट इसी में यही नोट कर लेना कि जब हम किसी परिवर्तन विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें अन्य सभी परिवर्तनों के मूल्यों को स्थिर रखना चाहिए। परिवर्तनों से अभिप्राय यहाँ पर किसी एक यानी परिवर्तन मतलब यहाँ बेरोजगारी हो सकता है, यहाँ पर आर्थिक समृद्धि दर हो सकता है, ठीक है, कीमतें हो सकती हैं, परिवर्तन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना कि यह प्राय, इसी में सब पॉइंट, यह प्राय किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का रूढ़ीकरण है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना सब पॉइंट में। तो ये आपने यहाँ पर देख ली ये अवधारणा ये वाली, ठीक है, सेटेरिस पार्विस वाली। आगे बढ़ते हैं समग्र मांग और इसके अवयव। देखिए समग्र मांग और इसके अवयव
अब यहाँ पे वही बात कही गई है। देखिए यहाँ पर जो समग्र मांग हुआ और इसके जो घटक कौन कौन से थे मांग के, वो भी आपने देखे थे और वो आप सब बातें अध्याय 2 में पढ़कर आए हैं। ठीक है, यानी इसका अर्थ जो लेखांकन के अर्थ में यहाँ पर हुआ था अध्याय 2 में। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर वही है कि यहाँ पर चीज़ों को मैथमेटिकल रूप से समझाया गया है। ये मैथमेटिकल रूप से पूरे आंकड़े हैं और आपको समझाने की कोशिश की गई है। समग्र मांग का यहाँ पे बताया गया है कि मान लो राष्ट्रीय आय, यहाँ पे कहा गया है कि इससे किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने से इन मदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है और इन वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्यों को हम इन मदों की यथार्थ मांग कहते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर लेखांकन के अर्थ में इसकी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है कि मान लीजिए हमें समग्र मांग निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो बताया गया है कि भाई इससे किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यानी एक साल के अंदर जो भी गतिविधियां हुई हैं उनकी माप करने से हमें इन जो मदें हैं, यानी जो भी हमने इनपुट्स लगाए थे, जो भी हमारे इनपुट्स से, चाहे लेबर हो, चाहे हमारा जो पूंजी हो या फिर हमारी जमीन हो, ठीक है, जो भी इनपुट्स लगाए थे, तो उन सभी का हमें वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी हमने इतना इन्वेस्ट किया था, उसका प्रतिफल हमें इतना प्राप्त हो गया, तो ऐसे करके इसका जो हमें मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वही बात कही है, इन वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्यों को हम इन मदों का यथार्थ माप कहते हैं। यानी जो हमें जो वास्तविक चीजें हमें पता चलती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो यथार्थ माप कहलाती हैं। ठीक है, समग्र मांग में। तो यहाँ पर यही नोट कर लेना कि इससे किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ से लेकर यहाँ जिससे की जगह इससे कर लेना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला ये नोट कर लेना, समग्र मांग और इसके अवयव में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए इन पदों का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जा सकता है, ये कहा गया है। मान लीजिए कहा गया है कि उपयोग से यह पता नहीं चल सकता कि वास्तव में किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भाई हम किसी के उपभोग से पता नहीं कर सकते हैं कि भाई किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया है, बल्कि उस अवधि में उन्होंने उपभोग की कितनी मात्रा की योजना बनाई है। यानी कि हम किसी वर्ष का अगर एनालिसिस करेंगे तो हम उस वर्ष की ना तो उपभोग की हम राशि निकाल पाएंगे, बल्कि ये भी निकाल पाएंगे भाई लोग किस तरह से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक साल का हमने अध्ययन किया, उस साल के अध्ययन में हमने पाया कि लोग जो हैं विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदने में ज़्यादा उन्मुख हैं, विलासतापूर्ण वस्तुएं जो हैं वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं भाई जो विलासतापूर्ण वस्तुएं हैं उनका बाजार अच्छा खासा रहेगा, उनका जो है प्रोडक्टिविटी जो है होती रहनी चाहिए ताकि उनकी जो मांग है वो निर्धारित बनी रहे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। इसी तरह निवेश का अर्थ हो सकता है कि उत्पादक अपनी माल सूची में कितनी वृद्धि की योजना बनाई हो। निवेश यानी ये भी हो सकता है भाई निवेश जरूरी नहीं हो, मशीनरी पर निवेश हो जरूरी नहीं हो, कच्चे माल में निवेश हो सकता है माल सूची का मतलब ये होता है तैयार माल जो उसके पास स्टॉक में, उसमें वृद्धि की योजना बना सकता है निवेश के अर्थ में। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 100 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए उसकी जो माल सूची है, इस माल सूची में 100 रुपये की माल जोड़ने की योजना बना रहा है, तो इसने क्या किया, वर्ष में उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है। ठीक है, किंतु बाजार में उसके वस्तुओं की मांग में एक अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसकी वजह से विक्रय मात्रा में उसके परिमाण में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी, इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार में से 30 रुपये की वस्तु बेचनी पड़ती है। यानी 100 रुपये का जो माल सूची का भंडार था, इसमें से भी 30 रुपये की चीज़ बिक गई। इसने सोचा यह था कि हम 100 रुपये का यहाँ पे कर देंगे निवेश, ठीक है, और इससे हमारा 100 रुपये का भंडार तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो यहाँ पर वही कहा गया कि अब अंत में माल सूची में केवल 70 रुपये की वृद्धि हुई और उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है, जबकि उसका यथार्थ निवेश केवल 70 रुपये रह गया। ठीक है, तो इस तरह को हम इस परिवर्तनों के उपभोग को यहाँ पर प्रत्याशित माप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी इस तरह के जो परिवर्तित यहाँ पर जो चीज़ें देखी गई हैं, आप परिवर्तित चीज़ें आप देख पा रहे हैं, इन्हें यहाँ पर प्रत्याशित माप की संज्ञा दी गई है। यानी कि हमने प्लान तो ये कहा था, प्लान तो हमारा ये था कि भाई हमने 100 रुपये का तो हमारे पास माल सूची ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, और हमें आगे इसमें माल सूची में वृद्धि करनी है, 100 रुपये की और करनी है, और हमने 100 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया। ठीक है, यानी 100 रुपये तो स्टॉक था, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन क्या हुआ, उस साल बिक्री बहुत ज़्यादा होगी, बिक्री बहुत ज़्यादा हो गई। तो क्या था कि 100 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट किया था इससे बना हुआ माल और प्लस हमारे जो स्टॉक में जो माल था उससे 30 रुपये का और माल चला गया यहाँ पर। ठीक है, तो वो बात बताई गई है कि यहाँ पर हमारा नियोजित निवेश कितना है, 100 रुपये हुआ, और यथार्थ जो निवेश हमारा कितना बचा, यथार्थ का मतलब हमारा पास स्टॉक कितना बचा, अब 70 रुपये का बचा। यानी माल सूची में पहले 100 रुपये का स्टॉक था, 30 रुपये का और बिक गया, इसमें से कितना बचा, 70 रुपये बचा। तो यहाँ पर कहा गया कि इन परिवर्तनों, उपभोग, निवेश अथवा अंतिम वस्तु के निर्गत के नियोजित मूल्य को हम उनकी प्रत्याशित माप कहते हैं। यानी कि इनको जो परिवर्तन है, यानी परिवर्तनों का उपभोग हो रहा है, निवेश हो रहा है या अंतिम वस्तुओं का निर्गत हो रहा है, इनको हम उनकी प्रत्याशित माप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, सेकेंड पॉइंट, कि जो परिवर्तन है यानी परिवर्तनों जैसे उपभोग हुआ, निवेश हुआ या अंतिम वस्तुओं के निर्गत के जो नियोजित मूल्य हैं, इन सब की जो होती है, इन सबको हम प्रत्याशित माप के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्याशित का अर्थ बताया गया है। प्रत्याशित का अर्थ क्या होता है, नियोजित अर्थ
तथा यथार्थ से अभिप्राय है, यानी जो वास्तव में हुआ हो। यानी इनका मतलब ये है कि भाई एक नियोजन, प्रत्याशित का मतलब ये है कि जो चीज़ हम चाह रहे थे वही हुई हो, यथार्थ में हुई हो, ठीक है। यानी हमने जो जैसा हमने चाहा वैसा हुआ हो, वास्तव में वो चीज़ घटित हुई हो, उसे नियोजित या प्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। तो इसी में ये लिख लेना सेकंड का सब पॉइंट करके। तो ये तो ऐसे करके प्रत्याशित में आपका अर्थ आपके सामने आ गया। अगली बात कही गई है उपभोग, ठीक है। यानी उपभोग जो होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैथमेटिकल रूप से बताई गई हैं और मैथमेटिकल रूप से हमें पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हमें मैथमेटिकल रूप से हमारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप, मैंने पहले भी आपसे ऑप्शन दिया था, अगर आप किसी इस क्लास के अभ्यर्थी हैं, इस क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आप अपने क्लास टीचर की मदद से इसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मेरे भरोसे मत रहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम का बेस क्लियर करवाना है, ठीक है, ना कि 12th क्लास की मुझे यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ानी है। 12th के क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, यूपीएससी के बेस के तौर पर इसे पढ़ा रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मेरे भरोसे आप मत रहिए, अगर आप लोग ये आपको मैथमेटिकल रूप से अगर सीखना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर उपभोग के बारे में बताया गया है। देखिए उपभोग के बारे में कहा गया है, उपभोग जो है मांग का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू जो निर्धारण आय है, ठीक है, निर्धारण घरेलू आय है। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक जो है वो घरेलू आय होती है। कहने का मतलब क्या है, घरेलू आय से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति मान लीजिए 1000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तभी तो आप उसकी उपभोग आय निर्धारित कर पाएंगे। यानी मान लीजिए आपने अनुमान लगाया कि भाई वर्तमान में अगर किसी को खाने की जरूरत है एक व्यक्ति की, तो महीने में लगभग 700 से लेकर 800 रुपये एक व्यक्ति पर व्यक्ति के खाने में चले जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति कमा रहा होगा तभी तो 700-800 रुपये अपने खाने में खर्च कर पाएगा। अब जो कमा ही नहीं रहा होगा तो उपभोग कहाँ से करेगा, चीज़ों को खरीदेगा कहाँ से, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। यानी एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि भाई उपभोग में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें लोगों की आय ना हो लेकिन फिर भी उन्हें खरीदना पड़ता है, जैसे भोजन, ठीक है। भोजन हमारे लिए क्या है, यानी रोटी कपड़ा और मकान हमारे लिए आधारी वस्तुओं में आ जाता है, मूलभूत हमारी जो आवश्यकता है उनमें आ जाता है, ठीक है। यानी कि हम अगर कुछ भी ना करें, कुछ भी कमाई धमाई ना करें, लेकिन हमें खाना तो पड़ेगा ही। अब खाना खाएंगे तो शायद कर्ज लेकर खाएं, जो भी करें, लेकिन खाएंगे जरूर, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि एक उपभोग फलन आय और उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है। और सरलतम उपभोग फलन में ये माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ कुछ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि भाई मान लीजिए किसी की इनकम में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है उपभोग में परिवर्तन है। मान लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी जो है उसे 1 लाख रुपये महीने सैलरी मिल रही है, तो हो सकता है भाई वो मॉल वगैरह में जो शॉपिंग वगैरह करे, जो शॉपिंग मॉल वगैरह है वहाँ पर जाकर शॉपिंग करे। अब मान लीजिए 1 लाख से उसकी सैलरी बिल्कुल 30-40 हज़ार रुपये पहुँच गई, तो जरूरी थोड़ी ना मॉल से शॉपिंग करे, हो सकता है वो दुकानों से अब शॉपिंग करने लगे, तो ये हो सकता है। लेकिन जरूरी ये यहाँ पे वही बात कही, लेकिन ये नहीं है निसंदेह यदि आय शून्य भी हो जाए तो भी कुछ उपभोग तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर वही बात कही गई है कि कुछ आपकी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं जिन्हें आपको उपभोग करना ही पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की आय शून्य भी है तो भी वो उपभोग करेगा, ठीक है, क्योंकि उपभोग की यह मात्रा आय से स्वतंत्र है और इसे स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है। यानी कुछ मात्रा ऐसी होती है जिस आय पर डिपेंड नहीं करती। यानी आपको रोटी चाहिए तो चाहिए, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हर आदमी को जीवित रहने के लिए जो रोटी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन चाहिए चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए कुछ पैसे ही कमाएं, हो सकता है आप कहीं लंगर में खा लें, कहीं से खाएं, लेकिन उपभोग तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से कही गई है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ये नोट डाउन कर लेना उपभोग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ उपभोग के बारे में आपने देख लिया, आप देखिए पूरा मैथमेटिकल रूप से है, मैं नहीं बताऊंगा। अब प्रत्याशित निवेश, प्रत्याशित का मतलब वही है वास्तविक, यानी यथार्थ, वही बात कही गई है। यानी प्रस्ताव जो है वास्तविक या यथार्थ, जो अभी आपने ऊपर प्रस्तावित की बात पढ़ी, तो प्रस्तावित निवेश क्या होता है, प्रत्याशित निवेश क्या होता है। कि निवेश को आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी में स्टॉक, जैसे भौतिक पूंजी में मशीनरी आ गई, भवन हो गया, सड़क इत्यादि, या कोई ऐसी चीज जिनसे भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो, वो भौतिक पूंजी कहलाती है। या फिर माल सूची में परिवर्तन के रूप में भी इसे परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। इन प्रत्याशित निवेश को यहाँ पर इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, या तो आप उसे जो भौतिक निवेश है, भौतिक निवेश से अभिप्राय जो है जो है संरचना बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कंपनी को आगे ले जाने के लिए जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो उसमें निवेश हो सकता है। या फिर हम जो हमारा तैयार माल है, हमारी कंपनी के स्टॉक में जो माल संचित है, उस माल में अगर हम बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं तो वो भी तो एक तरह का निवेश ही है, ठीक है, जो हमारे पास जमा है। तो वही बात यहाँ कही गई है, इसे हम प्रत्याशित निवेश के रूप में जानते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही है, एक बात कही गई है, किसी दिए हुए वर्ष में मशीनों का जो उत्पादन होता है उनका प्रयोग उसी वर्ष अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता, बल्कि कई वर्षों तक उनकी सीमाएं ली जाती हैं। यानी कि जो आपका भौतिक पूंजी में स्टॉक जो होता है, भौतिक पूंजी में निवेश जो होता है, वो निवेश जरूरी नहीं है कि एक बार आपने मशीनों में निवेश कर दिया आपको हर साल निवेश करने की जरूरत है। यानी मशीन तो आपने देखा होगा सालों साल चलती है, बेशक उनमें ह्रास दर होती है, मूल्य ह्रास होता है, लेकिन फिर भी कुछ सालों तक तो अपनी सेवाएं देती ही है मशीन। तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है, केवल आप प्रत्याशित निवेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ मॉडल बताए गए हैं, 2 सेक्टर मॉडल में आएगा निर्धारण। ये देखिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत इस चैप्टर की ये है, पूरा मैथमेटिकल रूप से है, और मैथमेटिकल रूप से मैं समझाऊंगा नहीं आपको। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैथमेटिकल रूप से मुझे समझाने से यहाँ कोई भी उचित लाभ मुझे नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर एक कि 2 सेक्टर मॉडल में आएगा निर्धारण, कि मान लीजिए 2 सेक्टर मॉडल का मतलब ये है कि सरकार नहीं है, यहाँ पर सरकार रहित अर्थव्यवस्था है। अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और इनका योग होती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि भाई 2 सेक्टर मॉडल का मतलब ये है कि यहाँ पर एक कौन है, यहाँ पर एक तो उत्पादन करता है और दूसरा कौन सा है, उपभोग करता है। यानी बीच में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसे 2 सेक्टर मॉडल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसको फिर फॉर्मुलेशन करके इसको बताया गया है कैसे कैसे ये निकलता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिख लेना कि सरकार रहित अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तु है, इसकी प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश का व्यय का योग होती है। यानी कि यहाँ पर जो लोग उपभोग व्यय कर रहे हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इनका पूरा योग होती है। क्योंकि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर वही है, यानी कि एक उत्पादन करता है, उपभोग करता है, और उत्पादनकर्ता में उपभोगकर्ता ही सहयोग दे रहा है। यानी वही साइक्लिक इकोनॉमी आ गई। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वही साइक्लिक इकोनॉमी है, सरकार का स्टेप नहीं है। 2 ही फर्में हैं, एक उपभोक्ता है, यानी एक दाता है, एक पाता है। यानी जहाँ दाता वाला जो प्रोडक्शन कर रहा है वो इनकी मदद से कर रहा है, इसके बदले में कोई सैलरी दे रहा है, सैलरी देने से ये उनका प्रोडक्ट फिर से खरीद पा रहे हैं। पूरा साइकिल बना हुआ है यहाँ पर, तो वो बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसे इतना नोट कर लेना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई कंडीशंस बताई गई हैं कि माल सूची में संचय क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ये सब आप पढ़कर आ चुके हैं अध्याय 2 में। तो यहाँ पर इसे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप पॉज करके पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा, वही ऋणात्मक धनात्मक जो हमने पढ़ा था प्रीवियस अध्याय में वही है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगली बात कही गई है कि लघु अवधि में संतुलित आय का निर्धारण। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि लघु अवधि में हम जो संतुलन आय का निर्धारण कैसे करेंगे, किसी शॉर्ट टाइम के लिए संतुलन आय हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत के अंतर्गत जब हम एक बाजार में मांग और पूर्ति के संतुलन का विश्लेषण करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा आय का निर्धारण, उपभोग का निर्धारण, किसके पहलू थे, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहलू थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि वही बात आपने पढ़ी व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि मांग और पूर्ति वक्र के साथ साथ कीमत और संतुलन कीमत को भी निर्धारित करते हैं। बिल्कुल बात सही है कि मांग और पूर्ति को अगर हमें निर्धारित करना है तो हमें कीमतों को भी निर्धारित करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई किसी वस्तु की कीमतें जो है जो अप्रत्याशित रूप से उनमें वृद्धि हो जाती है, जब उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो क्या उपभोग में वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी, उपभोग डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं, ठीक है। यानी कि आय जो है आपकी, यहाँ पे वही कहा गया है कि यदि जो यहाँ पर वही कहा गया व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत के तहत, ठीक है, यानी कि एक बाजार में मांग और पूर्ति को संतुलित अगर हमें करना है तो इनके साथ साथ कीमत और संतुलन कीमत को भी हमें निर्धारित करना पड़ता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में यही अवधारणा को जाने, आय की अवधारणा को जाने, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो आपने ये देखा था कि भाई अगर ये कारकों को संतुलित हमें करना है तो हमें कीमतों को भी संतुलित करना पड़ेगा। अब लेकिन अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ पहुँचें, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, संपूर्ण बाजार का, संपूर्ण देश का मूल्यांकन होता है, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी उत्पाद विशेष का मूल्यांकन नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा गया है समष्टि अर्थशास्त्र में हम 2 चरणों में आगे बढ़ते हैं। पहले चरण में हम मूल्य स्तर को स्थिर न मानते हुए, स्थिर मानते हुए एक समष्टि मूलक संतुलन को ज्ञात करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम 2 तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि समग्र रूप से कर रहे हैं मूल्यांकन तो किसी प्रोडक्ट विशेष की या व्यक्ति विशेष की तो बात आएगी नहीं। और दूसरे चरण में यहाँ पे मूल्यांकन हम ये करते हैं कि हम मूल स्तर को बदलने देते हैं और समष्टि मूलक संतुलन का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि पहले में हम क्या करते हैं, पहले में मूल्य स्तर को स्थिर मान लेते हैं और समष्टि मूलक जो संतुलन को ज्ञात करते हैं। समष्टि मूलक का मतलब ये संपूर्ण रूप में, ठीक है, संपूर्ण रूप में संतुलन क्या आ रहा है उसे हम निकालते हैं। दूसरे चरण में हम ये करते हैं, मूल स्तर को बदल देते हैं, यानी कि हम जो कीमत बदल देते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, क्या खरीदारी बढ़ रही है या क्या सेल बढ़ रही है, क्या इसकी डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। तो 2 स्थितियाँ यहाँ पे दर्शाई गई हैं, ऐसे करके यहाँ पे हम निर्धारित करते हैं चीज़ें। तो वहाँ पर यही बात कही, प्रथम चरण में हम अनुप्रयुक्त साधनों वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं, जैसे मशीनें, भवन, श्रमिक, ठीक है। और ऐसी स्थिति में ह्रासमान प्रतिफल का नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कीमतें स्थिर हैं, ठीक है। और दूसरी स्थिति में हम यहाँ पे ह्रासमान प्रतिफल का वाला नियम है कि एक स्थिति के बाद वही ह्रासमान प्रतिफल का नियम वही कहता है, आपने पढ़ा था ह्रासमान प्रतिफल का नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र में, कि मान लीजिए आपको आज शाम को 5 रोटी की भूख है, 5 रोटी आपको आज शाम को खानी है, ठीक है। अब इतनी तेज भूखती के बीच में गए आप तो वहाँ पर 2 कचौड़ी मार्केट से और खा आए, ठीक है।
खाना खाने से पहले, 5 रोटियां खाने से पहले। तो फिर जब 2 कचौड़ियाँ आपने कंज्यूम कर ली हैं तो जरूरी नहीं है अब आप 5 रोटी खा ही पाएंगे, ठीक है। यानी आपकी मांग जो, यानी आपकी जो नीड है वो प्रतिस्थापित हो जाएगी, ठीक है, नीड परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे आप भाई, ये है ह्रासमान प्रतिफल का नियम, यही लागू हो जाता है, ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। देखिए लिखना नहीं है यहाँ पर, बस समझ लेना है, ये सब चीज़ें आप कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर सैद्धांतिक तौर पर है, यहाँ पे रेखीय समीकरण के द्वारा स्थिर कीमत पर समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन को दिखाया गया है कि रेखीय कीमत पर दिखाया गया है। तो पूरा यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिकल रूप से समझाया है, इसलिए इसे लिखने से फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिकल रूप से लिखना होता तो मैं लिखवा देता, और मैथमेटिकल रूप से हमारे लिए काम का नहीं है, तो इसलिए हम सब ये स्किप कर रहे हैं, ठीक है। वही फलन दिखाए गए हैं, जीडीपी कितना होगा, फलन पे कितना होगा, ग्राफिकल देखिए यहाँ बीजगणितीय रीत से दिखाया गया है, रेखीय रीत से दिखाया गया है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगली जो हेडिंग आती है वो आती है मितव्ययिता या विरोधाभास। मितव्यय का मतलब ये है कम खर्चीला होना, यहाँ पे बचत करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कही गई कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जो सभी लोग हैं अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, ठीक है। यानी कि अर्थात यदि अर्थव्यवस्था की बचत की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात इससे तो या तो बचत में कमी आएगी या वह अपवर्तित हो रहेगी। यानी कि मितव्ययिता का नियम ये कहता है कि भाई मान लीजिए सभी लोग बचत करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो जरूरी नहीं है बचत करने से क्या हो कि जो कुल मूल्य में वृद्धि हो ही जाए, हो सकता है नहीं भी हो वृद्धि यहाँ पर, ठीक है। यानी इससे या तो बचत में कमी आ जाएगी या फिर ये अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित का मतलब ये है कि भाई विरोधाभास का मॉडल ये कहता है, मितव्ययिता का मतलब विरोधाभास ये कहता है। देखिए एक बात मैं आपको फिर एग्जाम्पल फिर से आपके सामने देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मितव्ययी के रूप में हम क्या ले सकते हैं, कोई एग्जाम्पल घरेलू प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ऑयल कंजम्पशन ले लेते हैं, यानी ऑयल, हम ऑयल कंज्यूम करते हैं घर पे सब्जी वगैरह के लिए, जो हमारा खाने वाला ऑयल होता है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, या सरसों का तेल जैसे हम बोलते हैं, उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि यहाँ पर हम क्या करें कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपने घर में वो चटपटे स्पाइसी फूड बनाते हैं, अब उनकी जगह नॉर्मल फूड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, यानी हमारी जो आय है इसमें हम अपनी सेविंग्स निकालना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें की जरूरत हमें पड़ती है, जिन्हें हमें लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जिन्हें हमें लेना ही लेना पड़ेगा, आप बचत कितनी भी कर लें, यानी बचत आप तभी तो कर पाएंगे जब आपकी आय अच्छी खासी होगी। अब मान लीजिए वही बात है आपकी अर्थव्यवस्था में कि एक व्यक्ति कमा रहा है परिवार में और 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो क्या बचत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी यानी हमारी आय शून्य भी हो तो उपभोग कुछ ना कुछ तो रहता ही रहता है, ये आपने अभी पढ़ी थी, यानी उपभोग के बारे में आपने ऊपर ये पॉइंट आपका कहाँ गया, अभी आपने पढ़ा था कि चलिए कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करूँगा। तो आपने वही बात पढ़ी थी, जब उपभोग मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल ना कमाए, ठीक है, कुछ भी ना कमाए, शून्य कमाए, तो उपभोग तो कुछ ना कुछ रहेगा, यानी कुछ ना कुछ तो खाएगा। तो वही बात यहाँ पर है कि आप मान लीजिए पूरा बचत अगर कर रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है कि भाई बचत के कुल मूल्य में वृद्धि यहाँ पे हो ही जाए, नहीं भी हो सकती है वृद्धि, क्योंकि आपके परिवार वाले आप पे डिपेंड है, ठीक है। दूसरी स्थिति यहाँ पे वही बात कही है कि बचत में कमी आएगी या फिर अपवर्तित भी आएगी, बिल्कुल बात सही, अपवर्तित बिल्कुल रहेगी बचत, ठीक है। तो इस परिणाम को हम क्या कहते हैं, मितव्ययिता या विरोधाभास कहते हैं। और ये यह बतलाता है कि जब लोग अधिक मितव्ययी हो जाते हैं तो वे कमोबश पूर्ववर्ती बचत करते हैं, यानी पहले के जितना ही बचत करते हैं। यानी मितव्ययी का मतलब ये है कि वही बात यहाँ पे एग्जांपल आप ले लेते हैं ऑयल वाला, कि मान लीजिए पहले क्या थे, लोग नॉर्मल खाना खाते थे, फिर उन्होंने ऑयली स्पाइसी फूड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ऑयली स्पाइसी फूड खाना स्टार्ट कर दिया, आप क्या देखते हैं भाई ऑयली स्पाइसी फूड की कीमत जो है इस महीने की ज़्यादा हो रही है। अब लोग क्या करते हैं भाई चलो छोड़ो, पहले जैसे हम नमक मिर्च रोटी खाते थे नॉर्मल रूप से वही खाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो यही होगा, यानी खाना तो फिर भी खा रहे हैं वो, यानी बेशक इन्होंने ऑयली प्रोडक्ट बंद कर दिए, स्पाइसी मसाले बंद कर दिए, लेकिन खाना तो फिर भी खा रहे हैं वो, ठीक है। यानी बिल्कुल ये थोड़ी ना कह सकते हैं बचत तो बहुत ज़्यादा होगी, बचत तो एक निर्धारित अनुपात में होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। तो ये चीज़ यहाँ से लेकर आप ये छोड़ देना और यहाँ तक आप नोट कर लेना, मितव्ययिता या विरोधाभास होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सब चीज़ें यहाँ पर पूरा चैप्टर में पूरा मैथमेटिकल रूप से दिखाई गई हैं, जबकि आप स्टैंडर्ड बुक कोई लेंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए तो वहाँ पर मैथमेटिकल रूप से नहीं दिखाया जाता है। रीज़न ये है कि आता नहीं है मैथमेटिकल रूप से यूपीएससी में। अब यहाँ पर कुछ अन्य संकल्पनाएं दी हुई हैं, जिन संकल्पनाओं के बारे में चर्चा की जाए या फिर न की जाए तो भी ज़्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पे कहा गया है पूर्ण रोजगार आय स्तर, आय का वह स्तर है जहाँ उत्पादन के समस्त कारक उत्पादन प्रक्रिया पूर्णतः रोजगार में है, ठीक है।
यानी कि पूर्ण रोजगार एक स्तर माना है कि यहाँ पर ये पूर्ण रोजगार स्तर उन्होंने ये कहा है कि पूर्ण रोजगार स्तर वो होता है जिसमें उत्पादन के समस्त कारक जो होते हैं उत्पादन प्रक्रिया में संपूर्ण रूप से रोजगार पाते हैं, उसे उन्होंने पूर्ण रोजगार आय स्तर कहा है। यानी मान लीजिए देश में 100 नागरिक रह रहे हैं, अगर 100 के 100 नागरिक किसी उत्पादन में भाग ले रहे हैं तो क्या कहा जाएगा ऐसे, ठीक है, तो इन्हें पूर्णतया रोजगार माना जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है यहाँ पर कि साम्य का मात्र अर्थ यह है कि यदि इसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में आय का स्तर नहीं बदलेगा, यद्यपि अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर ऊपर एक बिंदु, यहाँ पर एक व्याख्या दी गई थी मैथमेटिकल रूप से, उसमें ये कहा गया था कि मान लीजिए प्रोडक्शन आपका अभी हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए 100 लोग जो हैं 100 लोग मिलकर अनुमान लगा लेते हैं कि भाई 1000 किलोग्राम कुछ बना रहे होंगे या 1000 बिस्किट के पैकेट का निकाल रहे होंगे 100 लोग मिलकर, ठीक है। महीने पे कितने बिस्किट के पैकेट निकाल रहे होंगे, यानी कि मान लीजिए 100 लोग मिलकर 1000 बिस्किट के पैकेट का उत्पादन कर रहे होंगे अभी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि भाई अब यहाँ पे मशीनरी आ गई, मशीनरी आने से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, लोगों की आवश्यकता कम हुई, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि साम्य का मात्र अर्थ वह नहीं है कि यदि इसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में आय का स्तर नहीं बदलेगा, यद्यपि अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्ध है, यानी कि बिल्कुल बात सही है। यानी कि मान लीजिए साम्य का अर्थ यहाँ पे ये निकल के आया कि यहाँ पे कोई परिवर्तन हम करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्तर जरूर बदल जाएगा, आय का कुछ ना कुछ स्तर जरूर बदल जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि निर्गत का साम्य स्तर आगत के पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक या कम हो सकता है। यदि यह आगत के पूर्ण रोजगार स्तर से कम है तो इसलिए कि मांग समस्त साधनों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक मांग की न्यून स्थिति की चर्चा की गई है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो आउटपुट निकल रहा है, आउटकम निकल रहा है, ठीक है, तो ये इनपुट जो हो रहा है यानी आगत के पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक या कम हो सकता है। यानी कि आप जो इनपुट कर रहे हैं, इनपुट लेवल पर जो रोजगार के साधन लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके जरिए पर आप जो निर्गत निकाल आउटपुट निकाल रहे हैं तो आउटपुट जरूरी हो सकता है अधिक भी हो जाए या कम भी हो जाए। और यहाँ पे वही कहा गया यदि यह आगत के पूर्ण रोजगार स्तर से कम है, यानी कि हमने जो इनपुट स्तर पर जितना रोजगार लगाया, ठीक है, तो उसके अलावा हमने जो आउटपुट हमारा निकला और आउटपुट निकलने के बाद वो नया रोजगार सृजन नहीं कर रहा है, तो यह स्थिति क्या है, न्यून मांग की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति को इन्होंने न्यून मांग की स्थिति की संज्ञा दी है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि इससे दीर्घकाल में कीमतें कम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, दीर्घकाल में कीमतें कम हो जाएंगी। यानी कि मान लीजिए एक तरफ तो हम इनपुट हैवी लगा रहे हैं, इनपुट ज़्यादा लगा रहे हैं, और इनपुट लगाने से क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम हुआ तो कम होने से क्या होगा, पहले तो कीमतें बढ़ जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आपको अपने वर्कर्स का वेतन देना है, सब कुछ देना है, वर्कर्स का वेतन देना पड़ेगा, यानी कि हमारी आगतें हैं, आगतों का मूल्य चुकता करना पड़ेगा। जब आगतों का मूल्य आप निकाल देंगे और आगतों को कोई मुनाफा जब नहीं होगा तो आगे चलकर क्या होगा, प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी कीमतें अपने आप डाउन चली जाएंगी। तो यहाँ पर वही सब संकल्पनाएं यहाँ बताई गई हैं। यदि आगत का रोजगार स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक है, यानी आगत यानी कि जो रोजगार स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक है, तो इसलिए अधिक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मांग पूर्ण रोजगार पर उत्पादन स्तर से अधिक है, यानी मांग जो है ज़्यादा आ रही है तो इसी वजह से रोजगार भी ज़्यादा हो रहा है। यह स्थिति अत्यधिक मांग की स्थिति कहलाती है, इससे दीर्घकाल में कीमतें बढ़ जाती हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। देखिए यहाँ पर आप पहला पॉइंट इसमें ये लिख लेना, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये करके लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक लेके, ठीक है, यहाँ तक लेके, और थर्ड पॉइंट ये लिख लेना, ठीक है, कवर कर लेना। ऐसे करके आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं, ठीक है। यानी ये चैप्टर मोस्टली मैं छुड़वाने के फेवर में था, लेकिन छुड़वाया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में नंबरिंग देखते हैं, और जब आपके सामने कोई चैप्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होता है उसके बाद फिर हाहाकार मच जाती है। जैसे हिस्ट्री को लेकर मचा हुआ है अब तक, क्लास 10th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्सन है, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में उसका योगदान ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर योगी, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्सन प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन वही है कि आपकी मानसिकता बन चुकी है कि सर ने 9 से लेकर पूरा करवाया है 12th तक, तो 10th का भी होना चाहिए। अब इसलिए मुझे आप लोग बार बार पंच करते हैं, अभी 10th वाला अभी अगर ना भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 10th वाला मैं 1-2 महीने बाद भी करवा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने वही है हाय हल्ला मचा रखी है तो मैं करवाऊंगा फिर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।